हाँ भाई, नमस्कार सभी को। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है भाई, अपन चर्चा कर रहे थे अपना 12th क्लास वाला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर। ठीक है, और उस चैप्टर के अंदर अपन ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिया था भाई। और उसके अपन लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें अपन पढ़ रहे थे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बारे में जाना था अपन ने। और फ्लक्स के साथ साथ अपन ने ये जाना था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल अगर अपन स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश क्वांटिटी होती है। अगर लार्ज स्केल पे बात करें तो इसके क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी, अदिश क्वांटिटी होती है। तो अपन जब भी फिजिक्स में बात करेंगे तो क्षेत्रफल स्मॉल एरिया लेके चलेंगे। मैंने प्रूव भी कराया था कि क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश क्वांटिटी होती है। तो डी वेक्टर लेते हैं अपन, है ना। तो उसी के बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, सदिश वाले पे तो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन अगला वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भाई, क्वेश्चन लिखेंगे सभी, लिखो। हाँ, लिखना भाई, क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, देखना क्वेश्चन लिखने। हाँ, आपको दे रखा है 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप। 100 आई कैप प्लस कितना भाई, 300 जे कैप। आपको दे रखा है 100 आई कैप प्लस कितना, 300 जे कैप। ये वोल्ट पर मीटर लिख रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र, मैंने बताया था भाई समरूप क्या होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, किसकी बात की है, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में 3 × 10⁻³ जे कैफ। ठीक है भाई, मीटर स्क्वायर, ये किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए भाई। क्या करना है आपको, एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और वो कैसे बोल रखा है भाई, वो यूनिफॉर्म फील्ड है। और कोई एक एरिया एलिमेंट दे रखा है, एरिया दे रखा है, वो कितना है 3 × 10⁻³ जे कैप। तो इस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकलेगा उसकी बात करनी है। ठीक है, तो देखना भाई, अपन ने फ्लक्स पढ़ा था भाई। अगर स्मॉल की बात करूं, फ्लक्स फ्लक्स अपन ने पढ़ा था। अगर स्मॉल d5 की बात करूं तो d5 कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट कितना, ए वेक्टर। लेकिन अपन को स्मॉल की बात नहीं कि इसने कंप्लीट दे रखा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू कितना, ई वेक्टर डॉट कितना, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाई, ई वेक्टर कितना है अपना 100 आई कैप प्लस कितना भाई 300 जे कैप, और डॉट में कितना है ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है 3 × 10⁻³ कितना जे कैप। ठीक है भाई, तो ये बना कितना फाई। अब आप डॉट प्रोडक्ट तो करना जानते हो, आई का आई के साथ डॉट कितना होता है 1, बाकी के साथ 0, जे का जे के साथ कितना 1, बाकी के साथ 0। ठीक है, तो इसका डॉट करूंगा मैं 100 इसके साथ, तो आई डॉट कितना बनेगा जे, क्या हो जाएगा 0, तो जे का जे इसके साथ आएगा, ये बनेगा कितना 300 और मल्टीप्लाई कितना 3 × 10⁻³ कितना -3। ठीक है, तो ये बना फाई, ये हो गया 9 × 10⁻³ कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, तो फाई इक्वल टू कितना बना 0.9। ठीक है, 0 पॉइंट क्या बन गया भाई 9। ये अपना क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। ये अपना क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। और फ्लक्स कितना हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। ये कितना आएगा, वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये किसके अंदर था, वोल्ट पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगा भाई, वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, लिखना। अगला क्वेश्चन की बात करते हूं मैं, क्वेश्चन लिखता हूं भाई। यदि एक वर्गाकार फ्रेम, भाई क्या दे रखा है, एक वर्गाकार फ्रेम, एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी भुजा की लंबाई, जिसकी
भुजा की लंबाई, जिसकी भुजा की लंबाई दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है भाई, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 20 न्यूटन पर कूलाम, 20 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र, एक न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, क्या लिख रखा है आपको, कोई वर्गाकार फ्रेम है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से, प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए भाई, निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कितनी होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, और उसने वही लिख के दे दिया फ्रेम पर जो अभिलंब है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। कई बार इसका रिवर्स भी मिलेगा कि 90 में से अपन को घटा के लेना पड़ेगा, उसकी कंडीशन कुछ अलग आएगी, उसका मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं भाई, देखो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन में अपने यहाँ क्या आएगा, देखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ डी फाई इक्वल टू कितना बन जाएगा, ई वेक्टर डॉट कितना भाई, डी ए वेक्टर। तो डी फाई लिखता हूँ तो यहाँ से कितना बनेगा, ई डी ए, और ये कितना कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे भाई 60 डिग्री, तो डी फाई बन जाएगा कितना, ई डी ए, और ये कितना कोस 60 डिग्री। अगर अपन को फाई चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, ई डी ए, और ये कितना कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब डी ए क्या है, वर्गाकार भुजा का। ठीक है, तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से फाई कितना निकल के आएगा, ई ए, और कोस 60 का मान कितना 1/2, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। कोस 60 कितना होता है भाई 1/2। ठीक है, तो डी 2 डिवाइड से आ जाएगा। ई का मान कितना हो गया बताओ, एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया क्या होता है भाई यहाँ पे भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितना 10 × 10⁻⁴ कितना -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻⁴ कितना बन जाएगा -2 बन जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ कितना -2 मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ये बन जाएगा कितना, ई विद्युत क्षेत्र कितना है 20 इंटू एरिया कितना है 10⁻⁻² अपॉन कितना 2, ये 10 × 10⁻⁴ कितना बनेगा -2, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻⁻1, तो 5 बन जाएगा कितना 0.1 वोल्ट इंटू मीटर बन जाएगा भाई। ठीक है, 0.1 वोल्ट इंटू कितना बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो ये अपना क्या है विद्युत क्षेत्र, और फ्लक्स से संबंधित क्या है अपने कुछ क्वेश्चन थे। अब इसने परपेंडिकुलर दिशा से दे रखा है, ठीक है, और एरिया एलिमेंट कहाँ होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर से कितना डिग्री कौन बना रहा है विद्युत क्षेत्र 60 डिग्री, तो अपन वही वाला एंगल लेते हैं। ठीक है ना, कई बार अपना इसके तल से भी दे देता है ना, कि तल से इतना कौन बना रहा है, तो उस कंडीशन में वो रिवर्स हो जाएगा ना, अपन को 90 में से घटा के लेना पड़ेगा, वो बात अपन कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, इसने अपन को कहाँ से दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर मतलब उसके लंबवत, और एरिया की डायरेक्शन वही होती है, एरिया और अपन विद्युत क्षेत्र के एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है भाई, यहां तक आगे चलते हैं अपन, आगे अपन इसी में बात करते हैं। अब अपना एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव।
है ना। विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, सदिश होता है, अदिश होता है, डायरेक्शन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होता है। इसके बाद अपन जानेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष क्या होती है, अक्षीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, निरक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और किसी पोजीशन r थीटा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। और यहां से क्वेश्चन आता है भाई बोर्ड एग्जाम में, है ना, पक्का क्वेश्चन आता है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो अपन हेडिंग लिखते हैं भाई सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, और इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे भाई, अपन बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो ऐसा लग रहा है कि नाम से होगा तो विद्युत मतलब चार्ज तो होगा, लेकिन उसके कितने ध्रुव होंगे, दो। जैसे अपन किसका पढ़ते थे, चुंबक के लिए, चुंबक के कितने ध्रुव पढ़ते थे अपन, दो, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक को अपन पॉजिटिव की तरह लेते थे, एक को अपन नेगेटिव की तरह। उसी प्रकार जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज कौन सा, धनावेशित, दूसरा चार्ज कौन सा, ऋणावेशित, ठीक है। तो देखना यहाँ पे अपने पास दो चार्ज होंगे भाई, एक तो अपना प्लस क्यू चार्ज और एक होगा माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, आप 2d लिखा मिल सकता है आपको, या फिर d लिखा मिल सकता है ना, ठीक है। 2d लिखा मिल सकता है, d लिखा मिल सकता है। ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है O, तो ये दूरी कितनी हो गई d, ये भी कितनी हो गई d। अगर कहीं आपको टोटल d लिखा मिलेगा, है ना, ऐसी कंडीशन भी लिखी मिल सकती है कि ये अपना विद्युत द्विध्रुव एक प्लस चार्ज और एक क्या होता है इसमें माइनस चार्ज होते हैं, दोनों एक दूसरे से स्मॉल दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। अगर ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा इसका d/2, ये कितना हो जाएगा d/2। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होने का कि आप 2d ले रहे हो या d ले रहे हो। 2d लेंगे तो भी उसी कंडीशन में आ जाएगा, अगर d ले रहे हैं तो भी उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर 2d लेंगे तो इसके सेंटर से एक चार्ज की दूरी d हो जाएगी, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी d, और d लेंगे तो d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के क्या होते हैं आवेश। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, समान होता है, लेकिन नेचर क्या होती है इसकी, अपोजिट होती है। एक दूसरे से किसी स्मॉल दूरी, जो ये d है बहुत कम होता है, एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का, एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित होते हैं। तो ऐसा जो अपना निकाय बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। और चार से बना है तो अपन ने क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव बोल देंगे, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है भाई। दो चार्ज होंगे, समान होंगे परिमाण में, लेकिन नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है ना, इसका केंद्र कहलाता है, दोनों से समान दूरी पे होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें, ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव आगुण का। विद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आगुण। विद्युत द्विध्रुव आगुण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं भाई, ठीक है। देखना विद्युत द्विध्रुव आगुण मैं लिखता हूं, माना दो आवेश
प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी स्मॉल डी पर स्थित हैं, तब विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण लेंगे भाई, ध्यान रखना, एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अपने पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू मान लिया, एक कितना है माइनस क्यू मान लिया। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं ये भाई, स्मॉल डी। यहाँ इसका सेंटर मान लेता हूँ ओ, ये कितना हो जाएगा d/2, ये कितना हो जाएगा d/2, और ये दूरी कितनी है अपनी, d है। ये दूरी कितनी है अपनी, d। तब अपन क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण लेना है और इनटू उनके बीच की दूरी का क्या करना है, अपन को गुणनफल करना है। देखेंगे आगे। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यह बन जाएगा अपना स्मॉल पी वेक्टर। स्मॉल पी वेक्टर कितना, एक आवेश इनटू क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये पी वेक्टर बना। ठीक है, यहाँ कोई चार्ज आएगा और चार्ज के बीच की क्या आएगी, दूरी आएगी। चार्ज के बीच की क्या आएगी भाई, दूरी आएगी। ठीक है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी आएगी। ठीक है, अब देखो पी वेक्टर कैसी क्वांटिटी, विद्युत द्विध्रुव सदिश क्वांटिटी होती है भाई, सदिश। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी होती है, सदिश। ठीक है, दिशा होती है इसकी, मैं लिख देता हूं दिशा। इसकी जो दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर, दिशा होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसकी जो दिशा होगी वो होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है भाई, डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, ऋणावेश से धनावेश की ओर सदिश होती है। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, या फिर इसको डिबाई भी बोलते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या भाई, डिबाई भी लिखते हैं, या तो कूलाम इंटू मीटर बोलो या फिर क्या बोलो, डिबाई बोलो। ठीक है, अगर डायमेंशन निकालना चाहो इसकी वीमा, तो इसकी वीमा स्मॉल पी की वीमा किसकी बराबर, चार्ज की, और किसकी बराबर, स्मॉल डी की। तो चार्ज की तो कितनी होती है भाई 80, और डिस्टेंस की कितनी होती है अपनी, एल होती है। तो पी की जो डायमेंशन आएगी, पी की डायमेंशन अपनी आएगी LAT आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई पी की डायमेंशन, और ये डायमेंशन कितनी, M0 L1 T1 और A कितना 1। ठीक है, LT कैसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, एक विद्युत द्विध्रुव का जो परिमाण है, धन आवेश लेना है, दोनों का मोड लेके चलना है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, और उनके बीच की जो दूरी है, अब अगर 2D होगा तो 2D लेता, अगर D मान रखा तो d/2 तो अपन D लेंगे। दोनों आवेशों के बीच की क्या होती है भाई, दूरी होती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है, सदिश क्वांटिटी है। दिशा कहाँ से कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मात्रक सेंटीमीटर, वो कूलाम इंटू मीटर होता है, जिसी को डिबाई बोलते हैं, और इसकी विमा ये होती है। ठीक है, अब अगर अपन देखें
इसमें दो चीजें और आएंगी, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और एक होती है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष, है ना। एक को अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, एक को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं या अक्षीय स्थिति बोलते हैं, एक ही बात है भाई, है ना, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसी को अपन अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, ठीक है। देखना एक बार, अपन ने माना अपने पास इस टाइप से विद्युत द्विध्रुव था, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक दूसरे के कितनी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इनके बीच का है डी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ इसका कोई सेंटर है, सेंटर ओ, तो ये डिस्टेंस कितनी d/2 और ये भी कितनी d/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने ये देखा कि इसकी जो दिशा होती है वो तो कहाँ से, माइनस से प्लस की ओर होती है, ये तो इसकी डायरेक्शन आएगी भाई स्मॉल p वेक्टर की, ऋणावेश से किसकी ओर, धनावेश की ओर, ठीक है। अब अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के धनावेश तथा ऋणावेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो अक्ष होगी वही विद्युत द्विध्रुव की क्या होगी, अक्ष होगी। कहने का मतलब जो प्लस और माइनस को जो लाइन मिला रही है, ये वाली जो रेखा है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष बोलूंगा, ठीक है। लिखना है यहाँ पे भाई, विद्युत द्विध्रुव के धनावेश तथा ऋणावेश विद्युत द्विध्रुव के धनावेश तथा ऋणावेश को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। अक्ष बोल सकते हो या अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं भैया ना, इसी को एक ही बात है, अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, ठीक है भाई। इसी को अक्सिस बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बात कर लेता हूं, विद्युत द्विध्रुव निरक्ष क्या होती है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष, और इसी को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं तुम्हें एक्सिस दिखाना चाहूं तो एक्सिस कोई यही होगा, यहाँ भी जितने पॉइंट होंगे इस वाली लाइन के अलोंग और इस वाली लाइन के अलोंग, ये अपनी क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है भाई, अक्ष, ठीक है। जितने भी सारे पॉइंट होंगे किस पे होंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पे होंगे, ठीक है। निरक्ष की बात कर लेता हूं, ठीक है। देखो निरक्ष की बात करते हैं भाई, हाँ देखो विद्युत द्विध्रुव अपन ने कैसे माना भाई, पहले तो ये देखो अपन ने विद्युत द्विध्रुव ऐसे माना, एक प्लस चार्ज, ठीक है, और दूसरा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है भाई, एक दूसरे से कितनी दूरी पे, स्मॉल डी दूरी पे। यहाँ अपना सेंटर, ये वाला सेंटर, ये कितना d/2, ये कितना d/2, अपन जो भी डिस्टेंस लेंगे वो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लेंगे हमेशा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष निरक्ष क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव की ये तो अक्ष थी अपनी, है ना, ये तो क्या है अपनी अक्ष है, और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत जो भी अपनी स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहलाएगी। मतलब ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, निरक्ष, और इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ। इस लाइन के अलोंग जो भी पॉइंट होंगे भाई तब कैसे होंगे, निरक्ष होंगे और अनुप्रस्थ स्थिति पे होंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, परिभाषा काम तो नहीं आएगी, थोड़ा सा काम आएगी, ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इसको, है ना। अपने जब अपन अभी डेरिवेशन करेंगे अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति तब अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ यहाँ पे, हाँ
विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, अक्ष के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत स्थित रेखा या अक्ष बोल सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत स्थित रेखा विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये वाली क्या हो गई, निरक्ष, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, और उसको अपन क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य स्थिति बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, कहाँ अनुप्रस्थ स्थिति है, कहाँ अनुदैर्ध्य है, कहाँ अक्ष है, कहाँ निरक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसकी बात कर लेते हैं, और लिखेंगे भाई विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, तो देखना एक बार मैं लिखता हूं, थोड़ा सा समझना। अपन अक्ष की बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं लिखता हूं, माना एक विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव को कोई नाम दे दूं मैं, ए बी, जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिसका केंद्र बिंदु O है, तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई स्मॉल डी है भाई। मैंने टोटल लंबाई कितनी मान ली, स्मॉल डी मान ली। ठीक है, माना विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है भाई, कितनी दूरी पे मान लिया मैंने, O से स्मॉल r दूरी पे। देखो तो क्या कंडीशन बन रही है अपने पास कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और ये माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी। ये अपना एक सेंटर मान लेता हूं भाई, ये इसका केंद्र O है, ये कितना हो गया, d/2, ये भी कितना, d/2।
अब अपन ने क्या माना कि अक्षीय स्थिति आप चाहे इधर मान सकते हो चाहे इधर मान सकते हो, इसकी जो अनुदिश जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। तो इससे स्मॉल आर दूरी पे, यहां से स्मॉल आर दूरी पे अक्षीय स्थिति है, इस पे यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पे अपन को इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पे अपन को क्या करना है भाई, इस डाइपोल के कारण क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। अब देखो भाई बात समझो एक बार, अगर मैं बात करता हूं इस वाली डिस्टेंस की, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, यहां से यहां तक r ये d/2, तो ये हो जाएगी r माइनस कितनी भाई d/2। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, r प्लस कितना d/2, यहां तक r है, ये d/2 और ऐड कर दिया, तो इसकी डिस्टेंस आ गई इस वाले पॉइंट से, ठीक है भाई। अब जब मैंने तुमको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, तब बताया था कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है आवेश से दूर की ओर होता है, और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की ओर होता है, ठीक है। तो मैं इस पी पॉइंट पे मान सकता हूं, इस पी पॉइंट पे मैं मान सकता हूं कि जब इस पी पॉइंट पे, तो इस प्लस के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस के कारण भी होगा, और दोनों का अपन फिर क्या देख लेंगे, रिजल्टेंट देख लेंगे। तो इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर, मैंने इसको मान लिया कि ये कोई E1 वेक्टर है, ठीक है। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E1। इसी प्रकार मैंने बात की कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, आवेश की ओर हो जाएगा। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, आवेश की ओर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है भाई। पी पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने पहले ही बताया था प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है, ठीक है। तो जिसको प्लस के कारण मैंने E1 मान लिया और माइनस के कारण कितना मान लिया, E2 मान लिया। अब अगर इसका रिजल्टेंट देखना चाहूं मैं, तो सिंपल सा या तो ऐसे देख लो कि दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट E लिखूं तो कितना आता था, E वेक्टर इक्वल टू E1 माइनस E2। अपन पढ़े थे ना कि आर वेक्टर है a प्लस बी, तो वहां से थीटा आता था, और थीटा कितना रखते थे, 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आता था, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। तो a रूट के अंदर कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी आता था, ठीक है। अब भाई तुम ये बोलोगे कि सर आपने E1 माइनस E2 कैसे किया, या E2 माइनस E1 कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, उसको भी देख लेते हैं। देखो, जब मैं प्लस के कारण बात करता हूं, किसके कारण बात करता हूं, प्लस के कारण, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो R प्लस d/2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो E1 है, E1 क्या होगा भाई, ये ज्यादा से अपन ने देखा था पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता था भाई, देखो भाई अपन देखें यहाँ पे कि E1 माइनस E2 करेंगे या E2 माइनस E1 करेंगे रिजल्टेंट के लिए, ठीक है। तो अपन ने देखा जब पॉइंट चार्ज के कारण देखा था, तो अपन ने E इक्वल टू कितना पढ़ा था, KQ अपॉन कितना R स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समानुपाती 1 अपॉन किसके, R स्क्वायर। R का मान ज्यादा तो E कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब प्लस के कारण की बात की तो R प्लस d/2, और यहाँ पे कितना है R माइनस d/2, तो E2 वाला ज्यादा होगा और E1 वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। E2 वाला क्या होगा, ज्यादा, और E1 वाला क्या हो जाएगा, कम। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, E2 माइनस E1 आएगा, ना कि E1 माइनस E2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे चलते हैं। माना प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मान लिया मैंने भाई E1 वेक्टर, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो कितना मान लिया भाई मैंने, E2 वेक्टर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे लिखूंगा, E वेक्टर इक्वल टू कितना भाई, E2 वेक्टर माइनस कितना, E1 वेक्टर। ये कोई नंबर कितना, 1। ठीक है, अब E1 की बात कर लेता हूं। E1 है ना डायरेक्ट, तो E1 कितना बनेगा बताओ, KQ अपॉन कितना, R प्लस D/2 का स्क्वायर। और इधर डायरेक्शन किधर भाई बताओ, ए बी माना था अपन ने डाइपोल को, तो ए से बी की ओर, डायरेक्शन ऐसे दिखा दूँ, है ना, रिजल्टेंट में बाद में निकाल देंगे डायरेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार E2 वेक्टर की बात करूं तो E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, KQ अपॉन कितना, R माइनस D/2 का स्क्वायर। R माइनस कितना, D/2 का कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना आएगा भाई, ये कहाँ से, B से A की ओर, ये कितना हो जाएगा, B से A की ओर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परिणामी निकाल लेता हूँ, फिर डायरेक्शन बाद में दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो E इक्वल टू कितना रखूँ बताओ, E2 माइनस कितना, E1। तो E वेक्टर इक्वल टू ये बन जाएगा KQ अपॉन कितना, R प्लस D/2 का स्क्वायर। ये बनेगा R प्लस कितना भाई, D/2 का स्क्वायर, माइनस कितना भाई KQ, और ये बन जाएगा कितना, R प्लस कितना, सॉरी R माइनस, ये बनेगा भाई कितना, R माइनस D/2 का स्क्वायर। E1 था ना, हाँ E2 वाले में माइनस, ये बनेगा भाई कितना, E2, तो R माइनस D/2 का स्क्वायर, और ये बना कितना, R प्लस कितना भाई, D/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको सोल्व करते हैं, डायरेक्शन पर बाद में निकाल देंगे। ये बना E कितना बनेगा, यहाँ से कॉमन मिल रहा है मुझे KQ कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन कितना, R माइनस D/2 का स्क्वायर, माइनस कितना, 1 अपॉन कितना, R प्लस कितना भाई, D/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना E। ठीक है, एलसीएम लेंगे भाई, यहाँ पे एलसीएम लिए मैंने, R माइनस कितना, D/2 का स्क्वायर, और ये बना कितना, R प्लस कितना भाई, D/2 का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो इधर कितना बन जाएगा, R प्लस कितना, D/2 का स्क्वायर, और माइनस कितना, R माइनस D/2, ये बन जाएगा R माइनस कितना भाई, D/2 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो E इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से, KQ। ठीक है, नीचे तो कितना बन जाएगा भाई, नीचे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, और इसका कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या, A माइनस B A प्लस B। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करके लिख दिया, इधर होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है भाई, A स्क्वायर प्लस कितना, B स्क्वायर, और प्लस कितना 2AB, तो बन जाएगा कितना भाई, RD माइनस, इसको माइनस के साथ ही लिख रहा हूँ, माइनस कितना, D स्क्वायर बाई 4, और माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा, RD बन जाएगा। RR स्क्वायर वाला D स्क्वायर बाई 4 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, RD करके 2RD बन जाएगा। ठीक है भाई, देखना आगे कितना बनेगा, E बना अपने पास यहाँ पे E, KQ अपना कॉमन, और यहाँ बना अपने पास 2RD। ठीक है भाई, यहाँ अपना कितना बना भाई, 2RD। ठीक है, और इधर कितना बनेगा अपना, R स्क्वायर माइनस कितना, D स्क्वायर बाई 4, और इसका कितना भाई, होल स्क्वायर। तो ये अपना रिजल्टेंट आएगा भाई, ये अपना क्या आया, परिणामी आया। और डायरेक्शन किधर आएगी इससे, विद्युत द्विध्रुव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में यहाँ से बता देता हूँ आपको, डायरेक्शन अपन किस तरफ ले रहे हैं भाई, देखो E2 माइनस E1 कर रहे हैं, तो E2 वाला ज़्यादा है, तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, तो AB मान लेना भाई, ये अपना कितना है, AB है। ठीक है, तो A से B से A, तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी, B से A की ओर आ जाएगी। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये इस वाली डायरेक्शन में आएगा, B से किधर आएगा, A की ओर आएगा। ठीक है, तो देखो आगे की बातें, यहाँ तक अपना ये आ गया, इक्वेशन नंबर कितना आ गया अपना इसमें, अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2 आ गया, इक्वेशन नंबर कितना, 2 आ गया भाई, और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई,
प्राप्त समीकरण 2, प्राप्त समीकरण 2 विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जिसकी दिशा, जिसकी दिशा B से A की ओर होती है ना, B से A की ओर होती है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, ऐसा लिख सकता हूं। अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। ठीक है भाई, जिस डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की, उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अपन एक कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, देखो चूंकि अपन ने इसका डाइपोल पढ़ा था P इक्वल टू कितना, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसमें चार्ज इनटू डिस्टेंस बना दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसका E कितना बन जाएगा 2। ठीक है भाई, K, और यहां मैंने रखा कितना, चार्ज, यहां मैंने रखा भाई चार्ज Q, और इधर कितना D, ये R रखा, और ये बना अपने पास R स्क्वायर माइनस कितना D स्क्वायर बाई कितना 4, इसका कितना भाई होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू डी को P लिख दूं भाई, ये बना E, यहाँ बनेगा कितना 2KP, ये बनेगा R, और ये बना कितना R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4, इसकी पावर कितनी स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर कितनी आई भाई, स्क्वायर आएगा, तो इसकी पावर कितनी बनी अपनी, स्क्वायर बनी। ठीक है, यदि मैं कंडीशन लेके चलता हूं, यदि स्मॉल r वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d हो, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो r स्क्वायर होगा वो इससे और ज़्यादा हो जाएगा d स्क्वायर से, तो r स्क्वायर बहुत ज़्यादा है तो d स्क्वायर से भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अतः d स्क्वायर बाई 4 को अप्रोक्सीमेट कितना माना जा सकता है, 0। ठीक है भाई, नगण्य मानने पर, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया नगण्य मानने पर, तो नगण्य माना तो E इक्वल टू कितना बन जाएगा 2KPR, और ये कितना बन जाएगा R की पावर 4, एक ही से एक ही गया, ये बना 2KP अपॉन कितना भाई R3। ठीक है, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो अपने पास E इक्वल टू कितना आया भाई 2KP अपॉन कितना भाई R3 सदिश रूप में, इसको मैंने लिखा भाई सदिश रूप में, सदिश रूप में कितना बन जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू कितना 2K, ये P वेक्टर अपॉन कितना R3 बन जाएगा। ठीक है, R3 बन जाएगा। अगर P वेक्टर लिखना चाहूँ तो P वेक्टर को ऐसे भी दिखा सकता हूँ मैं, P वेक्टर इक्वल टू कितना P R कैप, जो भी डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी, तो ये बनेगा कितना 2K, ये P लिखा, ये मैंने R लिख दिया R कैप, और ये कितना बन जाएगा R3 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि जो P डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइन आ रहा है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भाई, सेम होगी। जिधर डाइपोल की डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, उसी डायरेक्शन में अपना क्या आएगा, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, पहली बात तो, और दूसरी बात यहां से देखा आपने जो E है किसकी वजह से भाई, डाइपोल की वजह से, वो समानुपाती होता है 1 अपॉन किसके, R3 के, जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता था 1 अपॉन R3। ठीक है, तो इस चीज का भी एक ध्यान रखना, वो पूछ लेता है कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की निर्भरता R पे कैसी होती है और पॉइंट चार्ज के कारण कैसे होती है। तो ये अपना था भाई डाइपोल के कारण क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, कहाँ पे, अक्षीय स्थिति में। अब अपन जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें अपन बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना। तो सारी क्लासें अच्छे से रेगुलर क्लासें देखते रहिए और चैनल पे जरूर आना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सारे स्टूडेंट को जरूर बताना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों यूट्यूब पे फीजी फाउंडेशन क्लासेज के नाम से अपना एप्लीकेशन है और ऐप पे भी है, तो सारी चीज़ें अभी यूट्यूब पे मिल रही हैं आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू भाई।